एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज जो टॉपिक है महत्वपूर्ण, अपने रीट टी 2025 में जो नया टॉपिक जोड़ा गया है, शिक्षा मनोविज्ञान के संदर्भ। बात शिक्षा मनोविज्ञान की, टॉपिक राजनीति का है, टॉपिक शिक्षा का है और महत्वपूर्ण टॉपिक है। आज उस पर चर्चा करेंगे। और टॉपिक है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। हम कह सकते हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, यानी इसको हम दूसरे भाषा में अगर नाम करें तो इसमें कह सकते हैं एनईपी। और कौन सी? 2020। इस पर हम उन सारे मुद्दों पर भी चर्चा करेंगे, सारे उन महत्वपूर्ण बातों पर भी चर्चा करेंगे कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति की पृष्ठभूमि क्या रही, अब तक के स्वतंत्र भारत की कितनी शिक्षा नीति आ चुकी है, क्या राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आने से पहले राजस्थान सरकार ने भी इसके लिए कोई समिति बनाई थी? बिल्कुल बनाई थी, ओंकार सिंह समिति बनाई थी, उन्होंने एक रिपोर्ट दी थी। उस रिपोर्ट का भी इसमें बहुत अच्छा योगदान है, ध्यान रखना, उसका भी हम चर्चा करेंगे। और राष्ट्रीय जो शिक्षा नीति 2020 है, उस राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रावधान, उद्देश्य, पृष्ठभूमि, तैयारी, समिति में अध्यक्ष वगैरह, उस पर हम पूरी डिटेल से जिस हिसाब से अपने टॉपिक दे रखा है उसके अकॉर्डिंग बहस, चर्चा, विचार करेंगे। बहुत महत्वपूर्ण, बहुत संक्षिप्त में, बहुत शानदार तरीके से आपको हर जानकारी उपलब्ध करवाएंगे। देखो, इसमें सबसे पहले मैं बात करूं तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो मानव संसाधन और विकास मंत्रालय, भारत सरकार, यानी अपने जो मानव संसाधन और विकास मंत्रालय है, उस मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा जारी की जो मानव की लिस्ट है, उसके अकॉर्डिंग मैंने ये पेज वहां से लिया है। और इसका अब देखो, इस शिक्षा नीति के तहत नाम बदलने की बात है। इसको देखो, एक तो देखो इसका जो मंत्रालय, इसका नाम था शिक्षा विभाग। नाम क्या था? शिक्षा विभाग। फिर इसका नाम 1985 में बदलकर क्या कर दिया? मानव संसाधन और विकास मंत्रालय कर दिया। फिर जो वर्तमान में जो शिक्षा नीति 2020 आई ना, इस 2020 के तहत इस मानव संसाधन और विकास मंत्रालय का वापस नाम बदलकर क्या कर दिया? शिक्षा विभाग नाम कर दिया गया। यह महत्वपूर्ण प्रश्न नोट करना। 1985 में शिक्षा विभाग किया था, 2020 में पुनः इसका नाम क्या कर दिया? शिक्षा विभाग कर दिया। 85 तक शिक्षा विभाग था, 85 के बाद 2020 के बाद शिक्षा विभाग। बीच में क्या था? मानव संसाधन और विकास मंत्रालय, MHRD नाम था। देखो, इसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की अगर हम बात करें तो देखो, इसमें इसको बोल सकते हैं NEP, यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इसे कहा जाता है। और नेशनल एजुकेशन एजुकेशन पॉलिसी जिसको अगर हम कहें तो इसमें देखो आप, 21वीं सदी की शिक्षा, पहली शिक्षा नीति आई थी, अपनी पहली शिक्षा नीति आती है सन 1968 में। यानी अपनी 21वीं सदी की पहली शिक्षा नीति कब आती है? सन 1968 में पहली शिक्षा नीति, फर्स्ट शिक्षा नीति आती है। फिर 1986 में दूसरी शिक्षा नीति आती है। और वर्तमान में 2020 में तीसरी शिक्षा नीति आती है। अब जो तीसरी शिक्षा नीति है वो 1986 की शिक्षा नीति के स्थान पे इसको प्रतिस्थापित किया जाएगा। और इसमें यह दिया हुआ था कि 2025 तक इसको स्थापित करने की बात इसमें कही गई थी। तो ये महत्वपूर्ण यहां से नोट करनी आपको कुछ बातें, कुछ जानकारी। एक तो ये चीज। दूसरी में यहां से बात करूं तो यहां पर देखो, 21वीं सदी की पहली शिक्षा नीति, 21 यानी 2000 के बाद में ये पहली शिक्षा नीति आई है। 1968 और 1986 के बाद भारत की तीसरी शिक्षा नीति है, ध्यान रखना। स्वतंत्र भारत की तीसरी शिक्षा नीति 2020 में आई है। NEP 2020 के तहत केंद्र और राज्य सरकार के सहयोग से शिक्षा के क्षेत्र में पर देश की GDP का 6% हिस्से के बराबर निवेश का लक्ष्य रखा गया। केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर क्या करेगी? जो हमारे GDP है, यानी जो मानो कि GDP है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जिसको हम बोलते हैं, सकल घरेलू उत्पाद जिसको बोलते हैं, उसका 6% हिस्सा इसमें रखा गया है। इतना लगभग हम खर्च करेंगे। इसके अध्यक्ष, इसको याद रखना है कि इसके जो समिति बनी थी इस NEP 2020 के लिए, उस समिति के अध्यक्ष तो कौन रहे? तो इसके समिति का अध्यक्ष है कस्तूरी रंगन इसके अध्यक्ष थे। अब थोड़ी सी समिति की बात करें, यहां से अगर हम बात करें तो महत्वपूर्ण बात इसमें रहने वाली इसमें है, ठीक है।
देखो इसमें समिति कस्तूरी रंगन समिति और इसके अध्यक्ष है, देखो समिति का नाम क्या है, कस्तूरी रंगन समिति, और इसके अध्यक्ष कौन है, तो याद रखना के कस्तूरी रंगन, कस्तूरी रंगन इसके अध्यक्ष शिक्षा नीति 2020 के थे। दूसरी बात याद रखना, थोड़ी सी मैं बात करूं, जो कस्तूरी रंगन है ये एक तो याद रखना कि अपने सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक है। मैं सीधी सीधी बात करूं तो ये किस मान लो कि क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो ये वैज्ञानिक भारत के रह चुके हैं, ये इसरो के अध्यक्ष रह चुके हैं, इसरो के अध्यक्ष रह चुके हैं। इनको पुरस्कार की बात करें तो इनको देखो, एक तो पद्म श्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण, ये पुरस्कार कस्तूरी रंगन को मिल चुके हैं। ठीक है, पद्म श्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, यानी 1982 में पद्म श्री मिला था, 1992 में पद्म भूषण मिला था और सन 2000 में इनको पद्म विभूषण पुरस्कार मिल चुका है। यानी ये पुरस्कार किसको मिल चुके हैं, के कस्तूरी रंगन को मिल चुके, जिनको क्या बनाया, यानी इसरो के अध्यक्ष भी रह चुके, उनको कस्तूरी रंगन समिति के अध्यक्ष बनाया गया और समिति का नाम है कस्तूरी रंगन। इसी समिति के यानी सुझाव, उन्हीं की रिपोर्ट के अनुसार हमने शिक्षा नीति 2020 को जारी किया है। ठीक है, इसमें एक चीज देखो, इस समिति का गठन हुआ था जून 2017 में, जून 2017 में इस समिति का गठन हुआ था। एक चीज आपको नोट करनी है, नोट ये करनी है कि TSR सुब्रमण्यम की अध्यक्षता में हमने एक नई शिक्षा नीति के तहत समिति बनाई थी। नोट करनी ये चीज है, कौन सी, TSR सुब्रमण्यम, TSR सुब्रमण्यम की अध्यक्षता में सन 2016 में एक समिति बनी थी और उस समिति का उद्देश्य क्या था, उस समिति का उद्देश्य यही था कि हम नई शिक्षा नीति ला रहे हैं। और जो 2020 की शिक्षा नीति आई है ना, वो इस शिक्षा नीति की बात करें तो उसमें भी इसके जो प्रावधान और इसके जो विचार दिए गए थे ना, इसने रिपोर्ट मई 2016 में दे दी थी सुब्रमण्यम समिति ने, और इसके अनुसार एक नई शिक्षा नीति के अकॉर्डिंग बात की गई थी। फिर 2017 में नई शिक्षा नीति बनी और उस शिक्षा नीति की अगर हम बात करें तो देखो, इस समिति का गठन हुआ था 2017 में, कब, तो जून 2017 में इस समिति का गठन हुआ। दूसरा पॉइंट यहां से आपको नोट करना है, इसने अपनी रिपोर्ट दी थी मई 2019 में, मई 2019 में अपनी रिपोर्ट सौंप दी। और रिपोर्ट किसको दी, तो इसमें देखो राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मसौदा कैबिनेट को प्रस्तुत किया इन्होंने। यानी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति क्या होगी, कैसे होगी, इसका मसौदा बनाकर कैबिनेट सरकार को, यानी केंद्रीय मंत्रिमंडल सरकार को ये प्रस्तुत किया। और कैबिनेट सरकार ने 29 जुलाई 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा इससे मंजूरी प्रदान कर दी गई। कैबिनेट ने, देखो जिस सरकार ने गठन किए, जिस सरकार ने ये मान लो कि समिति बनाई है और इस समिति की जो रिपोर्ट थी उसको लागू करना ही था। एक चीज और नोट कर लेना, ये समिति में टोटल 12 सदस्य थे, ध्यान रखना। कस्तूरी रंगन समिति बनती है 2017 में, रिपोर्ट दी थी मई 2019 में, इसको मंजूरी मिलती है 2020 में। 12 सदस्यों की समिति थी, कस्तूरी रंगन इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को इन्होंने कहा कि 4 भागों में, यानी हम बात करें तो इसके अनुसार राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को 4 भागों में तथा 27 अध्यायों में विभक्त किया गया है। कितने अध्यायों में विभक्त किया, यानी कितने चैप्टर्स इसमें है, तो याद रखना इसमें टोटल 27 चैप्टर है और 27 चैप्टर को कितने भागों में बांटा है, तो 4 भागों में बांटा है।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला पहला राज्य कर्नाटक बना, उसके बाद में मध्य प्रदेश बना, 2022 में उत्तराखंड ने भी लागू किया, और बाल वाटिका नाम से आपने ये भी हाल ही में चर्चा में सुना भी होगा। तो कर्नाटक पहला राज्य था, इसने क्या कर दिया था, लागू कर दिया था। अब मैं थोड़ी सी चर्चा करूं आपके लिए, तो एक चीज नोट करना है, नोट ये करना है कि इसमें जो अध्याय है ना उसकी बात करें हम। इसमें जो अपने अध्याय शामिल किए, टोटल इसमें याद रखना 27 अध्याय है और 4 भागों में उनको बांटा गया है। कौन से अध्याय है, तो देखो इसमें पहली बात मैं करूं तो देखो राष्ट्रीय शिक्षा नीति, ये जो अपने जो मैंने ये स्लाइड ली है वो पूरी मानव संसाधन विकास मंत्रालय की वेबसाइट के अकॉर्डिंग ली है। इसमें देखो इस साइड अध्याय दे रखे हैं जो 27 मिलेंगे अध्याय, और दूसरी बात इसमें है देखो इसको इस साइड विषय दे रखे हैं और इस साइड पृष्ठभूमि इसमें दे रखी है। सबसे पहले मैं बात करूं तो भाग 1 2 3 4, देखो पहला भाग है, ये भाग फर्स्ट है। भाग फर्स्ट में देखना आपके कौन से अध्याय आते हैं, ये पॉइंट नोट करने, यहां से क्वेश्चन बनेंगे बहुत अच्छे और जबरदस्त क्वेश्चन बनने वाले इस भाग और अध्याय के भी। पहले इसमें दे रखा है कि स्कूली शिक्षा, यानी पहले भाग में प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा सीखने की नींव, इसमें प्रारंभिक उदाहरण दिया है। बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान सीखने के लिए एक तात्कालिक आवश्यकता और पूर्व शर्त ड्रॉप आउट बच्चों की संख्या कम करना, सभी स्तरों पर शिक्षा की सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करना। तीसरे अध्याय में दे रखा है यानी ड्रॉप आउट जो विद्यालय छोड़ चुके ऐसे बच्चे, उसके संदर्भ में स्कूलों में पाठ्यक्रम और शिक्षण शास्त्र अधिगम समग्र एकीकृत आनंददायी और रुचिकर होना, यानी जो पाठ्यक्रम और पढ़ने का जो अपने पास में सिलेबस पाठ्यचर्या वगैरह है ना, वो एक रुचिकर होना चाहिए, बच्चों के अधिगम योग्य यानी सीखने योग्य होने चाहिए। चौथे बात में पांचवें में दे रखा है शिक्षक, इस शिक्षकों की क्या स्थिति है, कितने शिक्षक किस आधार पे योग्यता बारे इसमें दे रखा है। छठे में दे रखा है समता मूलक और समावेशी शिक्षा, यानी समता मूलक समान और समावेशी शिक्षा की बात इसमें की गई है, सभी के लिए अधिगम। सातवें में दे रखा है स्कूल कॉम्प्लेक्स क्लस्टर के माध्यम से कुशल संसाधन और प्रभावी गवर्नेंस। आठवें अध्याय में दे रखा है स्कूली शिक्षा के लिए मानक निर्धारण एवं प्रत्यापन। देखो पांचवा आठवां महत्वपूर्ण ध्यान रखना, और पहला तो है ही बाल्यावस्था देखभाल और सीखने की नींव की बात इसमें कही गई है। अब देखो उच्च स्तर शिक्षा, यानी आपसे ये पूछे कि भारतीय संविधान के भाग 1 और भाग 1 में आपको याद रखना है अध्याय कहां से कहां तक है, तो अध्याय इसमें दे रखा है 1 से लेकर 8 तक है। इसमें क्या, तो इसमें मैं कह सकता हूं इसमें दे रखा है प्रारंभिक शिक्षा, इसमें किसका उल्लेख है, तो इसमें प्रारंभिक शिक्षा का उल्लेख है। पहला पॉइंट आपको नोट करना है। अध्याय 2 कहता है, 2 क्या कहता है इसमें, देखो प्रारंभिक शिक्षा, या मैं कह दूं विद्यालयी शिक्षा कह सकते हैं इसको, स्कूली शिक्षा कह सकते हैं। भाग 2 की बात करें, भाग 2 यानी पहले की पूरी आपको 8 लाइनें पढ़नी है, लेकिन भाग 2 ज्यादा महत्वपूर्ण उच्चतर शिक्षा यानी हाई एजुकेशन की बात इसमें है। गुणवत्तापूर्ण विश्वविद्यालय और महाविद्यालय भारतीय उच्चतर शिक्षा व्यवस्था है तो एक नया और भविष्योन्मुखी दृष्टिकोण है। संस्थागत पुनर्गठन समेकन समग्र और बहुविषयक शिक्षा की ओर। 12 में दे रखा है सीखने के लिए अनुकूल वातावरण व छात्रों को सहयोग। 13 प्रेरित सक्रिय और सक्षम संकाय होने चाहिए इसमें, ठीक है। 14 में उच्चतर शिक्षा में समता और समावेश शिक्षक शिक्षा, और 16 में दे रखा है व्यावसायिक शिक्षा का नवीन आकलन, ये महत्वपूर्ण है, 16 ध्यान रखना। नवीन राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन के माध्यम से सभी क्षेत्रों में गुणवत्ता अकादमी के उत्प्रेरित करना। उच्चतर शिक्षा की अगर हम बात करें तो नियामक प्रणाली आमूल चूल परिवर्तन, उच्चतर शिक्षा के लिए प्रभावी शासन एवं नेतृत्व। मैंने यहां से अगर हम बात करें तो भाग 2 में आपको नोट करना है, भाग 2 में अध्याय कहां से कहां तक है, तो अध्याय भाग 2 में मिलेगा अपने 9 से लेकर
19 तक, 9 से 19 तक इसमें उल्लेख मिलेगा। और है क्या इसमें भाग 3 में, तो इसमें है उच्चतर शिक्षा, उच्च शिक्षा का प्रावधान इसमें दिया गया। ठीक है। भाग 3 की बात करें तो अन्य केंद्रीय विचारणीय मुद्दे भाग 3 में दे रखे, जिसमें व्यवसायिक शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा, जीवन पर्यंत सीखने वाली भारतीय भाषाओं, कला संस्कृति का संवर्धन महत्वपूर्ण है। ये लाइन ध्यान रखना। भाषाओं का उल्लेख कौन से भाग में मिल रहा है? 22वें अध्याय में मिल रहा है। भाग कौन सा है? तीसरे में। प्रौद्योगिकी उपयोग एवं एकीकरण, ऑनलाइन और डिजिटल शिक्षा, प्रौद्योगिकी और न्याय संगत उपयोग। तो मैं यहां से बात करूं तो भारतीय इसमें एनईपी 2020 में जो भाग 3 है, उस भाग 3 में अध्याय कहां से कहां तक मिलेंगे? तो अध्याय इसमें है आपके 20 से लेकर 24 तक, 20 से 24 तक उल्लेख है। ठीक है। भाग 4 की अगर मैं बात करूं तो भाग 4 में अध्याय याद रखना है आपको, और अंतिम जो अध्याय है 25 से लेकर 27 तक, वो भाग 4 में मिलेंगे। इसमें है क्या? क्रियान्वयन की रणनीति, यानी इसको हम कैसे और किस आधार पर लागू करेंगे। केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड का सशक्तिकरण, वित्त पोषण सभी के लिए, 7 ये शिक्षा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और समय के, यानी यहां से हम बात करें तो ये इतनी सी जानकारी आपको नोट करनी है। अब देखो इसमें शिक्षा के तहत बदलाव में क्या क्या चीजें नहीं की गई है, कौन से बदलाव इसके तहत किए गए। तो एक तो देखो MHRD यानी मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय की अगर हम बात करें तो इसमें मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय, जो पहले इसका नाम हुआ करता मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया है? शिक्षा मंत्रालय। बस इतना याद रखना है। 1985 तक इसका नाम शिक्षा मंत्रालय था, 1985 से 2020 में वापस नाम कर दिया इसके तहत, और इसका नाम वापस 85 के बाद में इसको मानव संसाधन विकास मंत्रालय कर दिया, और 2020 की शिक्षा नीति के तहत वापस शिक्षा मंत्रालय करने की बात कही गई है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की अगर हम बात करें तो इसके प्रमुख उद्देश्यों की बात आती है, और इसके उद्देश्य में आपको नोट करना है। इसके उद्देश्य देखो, उद्देश्य है शिक्षा की पहुंच, समानता, गुणवत्ता, वहनीय शिक्षा और उत्तरदायित्व जैसे मुद्दों पर विशेष ध्यान देता है। वर्ष 2030 तक स्कूली शिक्षा में 100% नामांकन अनुपात प्राप्त करना 2030 का टारगेट है। यानी आपसे पूछा जाएगा कि 100% नामांकन का जो लक्ष्य है वो कब तक है, तो 2030 तक ये लक्ष्य वर्ष है, ध्यान रखना। 2025 से कक्षा 3 तक के विद्यार्थियों को मूलभूत साक्षरता का ज्ञान सुनिश्चित करना। 2025 तक है, कक्षा 3 तक थोड़ी बहुत इसको लागू करते क्या होगा, धीरे धीरे इस सुधार तक ले आना है उनको। छात्रों को जरूरी कौशलों एवं ज्ञान से लेस करना, और विज्ञान, टेक्नोलॉजी, अकादमिक, एकेडमिक एरिया, इंडस्ट्रीज में कुशल लोगों की कमी को दूर करते हुए देश में ज्ञान आधारित सुपर पावर रूप में स्थापित करना। एक उद्देश्य शिक्षा नीति छात्रों में रचनात्मक सोच, तार्किक निर्णय और नवाचार की भावना को प्रोत्साहित करना, और भाषाई बाध्यताओं को दूर करने, दिव्यांग छात्रों के लिए शिक्षा को सुगम बनाने आदि के लिए तकनीकी के प्रयोग को बढ़ावा देने पर बल देना है इसमें। ठीक है। और उद्देश्य है इसकी हम बात करें, यानी इसकी हम बात करें तो इसमें स्कूली शिक्षा में सुधार, सबसे महत्वपूर्ण बात आती है कि स्कूली शिक्षा जो है, विद्यालय की शिक्षा है, उसमें इस नीति के तहत क्या सुधार किया जाएगा। पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है, नोट करना, याद करना। इसके तहत महत्वपूर्ण चीज है कि इसके तहत आपको कौन सी बातें याद रखनी है। देखो इसमें मैं कॉलम की तरह इसको बना दूं ताकि आपको ये लगे कि हाँ ठीक, ये इसी आधार पर सही है। सीधे बनने कोई गारंटी नहीं है, लेकिन बन जाएंगे।
देखो प्रारंभिक जो शिक्षा है उसके संदर्भ में यहाँ पर बात की गई है कि प्रारंभिक शिक्षा किस प्रकार की होनी चाहिए। प्रारंभिक शिक्षा किस आधार पर होनी चाहिए, तो नई शिक्षा नीति में देखो वर्तमान में क्या चल रहा है। वर्तमान में जैसे मैं पहले भाग की बात करूं तो इसमें पहले भाग में संशोधन की बात है। वर्तमान में चल रहा है कि कक्षा 10 तक की स्कूली शिक्षा होती है, 10 के बाद में 11वीं 12वीं में आप सब्जेक्ट चूज कर सकते हो। यानी 10 तक आपके लिए जो सब्जेक्ट है 6 सब्जेक्ट है वो कंपलसरी चलने हैं। और जैसे आप 11th में आते हो तो 11th में आप सब्जेक्ट अपने पसंद का, जैसे मान लो आप आर्ट लेते हो या फिर मान लो कि आप साइंस बायो मैथ जो भी है आर्ट्स वगैरह सब्जेक्ट अपने मर्जी से जो चूज पसंद के ले सकते हो। तो ये शैक्षिक मॉडल के साथ स्थान पर शैक्षिक पाठ्यक्रम को कैसे, मान लो 10+2 वाला, देखो पहले क्या होता 10+2 और 10+2 के बाद में 3, यानी इसका मतलब हो गया 10वीं तक पढ़ो, फिर 12वीं तक है, फिर कॉलेज, फिर आप एमए वगैरह को और डिग्री लेना चाहो तो ले सकते हो। ठीक है, अब वर्तमान में क्या कर दिया उस फॉर्मेट को, वर्तमान में उस फॉर्मेट को चेंज कर दिया। अब कर दिया 5, ये बहुत बार पूछा जाएगा और कई बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। अब कर दिया इसको 5+3+3+4, यानी इस आधार पर इस फॉर्मेट को चेंज कर दिया। पहले 10+2+3 था, पहले क्या था 10+2+3 था। अब फॉर्मेट क्या करती है 5+3+3+4। कैसे नया फॉर्मेट में, देखो 5+3+3+4, ये देखना, यहां से ध्यान देना इस चीज को। ठीक है, 5वीं क्लास तक ये दोनों देखना आप फाउंडेशन स्टेज है, यानी फाउंडेशन का मतलब हो गया कि नर्सरी पहली दूसरी क्लास से इसमें पढ़नी है। देखो ठीक है, तो कक्षा इसमें आयु दे रखी है, बालक जब 3 वर्ष से लेकर 6 वर्ष तक का बालक होता है तो उसको शुरुआत के 3 वर्ष आपको कहाँ रखना है, तो आंगनवाड़ी में रखना है। यानी आंगनवाड़ी का नाम क्या किया गया, नंद घर, यानी छोटे छोटे बालक इसमें पढ़ने वाले हैं, तो 3 वर्ष की आयु में इसमें रखना है। फिर आपको देखो इसमें एज दे रखी है, क्लास का नहीं दे रखा है, एज दे रखी है इसमें। फाउंडेशन स्टेज में आता है 6 से 8 वर्ष का जब बालक होता है तो उसको नर्सरी में मानो कि इसको बोल सकते हैं प्री प्राइमरी, और कक्षा कौन सी 1 से 8 तक, यानी कुल मिला के आपको 5 वर्ष तक बालक को आंगनवाड़ी में रखना है, आंगनवाड़ी में पढ़ाना है, आंगनवाड़ी में पढ़ेगा सीखेगा और पोषण स्तर स्वास्थ्य स्तर सारे सुधार के बाद में उस बालक को पढ़ाई के साथ साथ में शिक्षा भी मिलेगी। कहने का मतलब खेल खेल में पढ़ाई और अच्छा भोजन पोषण मिलेगा। फिर उसको बालक का नर्सरी आएगी, इसी को बोल सकते हैं प्री प्राइमरी, या मैं जैसे बात करूं तो कक्षा 1 से 2 तक का इस 5 वर्ष की एज में बालक को स्टैंडर्ड तैयार करना है उसका। ठीक है, फिर 5 वर्ष का तैयार होने के बाद में अगले जो 3 वर्ष है उसके लिए आ जाएंगे प्राथमिक। देखो 5 वर्ष किस में आ रही, आंगनवाड़ी के बाद में पूर्व प्राथमिक। प्राथमिक में बालक की आयु लगभग 8 से लेकर 11 वर्ष तक है, 8 से लेकर 11 वर्ष तक के बालक है, तो वो उसको कक्षा 3 से लेकर 5 तक। देखो यहां से नोट करना, बालक 5 शुरुआत के 5 वर्ष की हम बात करें कि 5 शुरू में दे रखा है, 8 वर्ष का बालक है, कम से कम 8 वर्ष का बालक है, वो बालक दूसरी क्लास लगभग कवर कर लेगा। तो फिर 9 वर्ष का जैसे बालक होता है तो उसको आप कौन सी क्लास में एंट्री करवा सकते हो, तो 8 से 9 वर्ष का बालक है तीसरी कक्षा में, तो 3 से 5। अब देखो यहां से दूसरी क्लास कक्षा कौन सी हो गई 3 से 5, स्टेज 3। ठीक है, तीसरी चौथी और 5वीं 3 साल हो रही है ना, कक्षा 3 4 और 5, इसमें शुरुआत की नर्सरी से कक्षा 1 से 2 तक इसमें हो रहा है। ठीक है, फिर मध्य स्तर इसमें आता है जिसमें भी 3 है, ध्यान रखना 11 से 14 वर्ष का बालक है, और इसमें पढ़ेगा बालक 6वीं 7वीं और 8वीं, 6वीं 7वीं और 8वीं का बालक 3। फिर क्या करना, अंतिम स्तर की बात की 14 से 18 वर्ष का बालक है, और 14 से 18 वर्ष का बालक 9वीं 10वीं और 11वीं और 12वीं, यानी यहां तक इस हम बात करें स्कूली स्तर की तो बालक है लगभग 18 वर्ष का होता है, तब तक उसकी 12वीं क्लास का स्टैंडर्ड कंप्लीट हो जाना चाहिए। ये फॉर्मेट इसमें, तो ये मोस्ट है, ध्यान रखना, ये बात पूछी जाएगी एग्जाम में, ध्यान रखना। ठीक है,
देखो इसमें ये जो फॉर्मेट दे रखा है इसमें, इस नीति में शिक्षक सार्वजनिक सेवा, ये तो चलो ठीक है, एक मजबूत जीवन शिक्षा प्रणाली निवेश, ये तो कुछ उसके बातें हैं। और वैसे भी हमने पहले भी बात की थी कि कोठारी आयोग ने 1964-66 की बात करी, उन्होंने कहा कि भारत का भविष्य भारत के विद्यालयों में पल रहा है, उन्हीं भविष्यों की बात कर रहे हैं। तो पहली नीति में ये देखो इसमें दे रखा है, जो बात दी गई है उसकी बात करें तो यहाँ नोट करना 10+2 के स्थान पे क्या कर दिया, 5+3+3+4 व्यवस्था कर दी है। अध्याय 4 तक इसमें बात की गई है। पिछला देखो अकादमिक रिजल्ट क्या था, तो ये स्थिति थी पहले, ठीक है, पिछला अकादमिक ढांचा। अब नया शैक्षिक ढांचा क्या हो गया, तो देखो इसमें क्लास 9 से 4, 9 से 12 और एज क्या है 14 से 18, यहां देखो 14 से 18, 10+2 6 से 16, ठीक है, यानी एज 6 से 16 10वीं होगी और फिर 16 से 18 के मध्य 12वीं होगी, ये दे रखा था। अब इसमें फॉर्मेट क्या कर दिया, इसमें 3 साल, फिर मान लो कि देखो शुरुआत के 3 साल, फिर देखो यहां से 1 2 3 6 से 8 साल तक, ये 3 प्लस मैं कह दूं यहां से 5+3+3+4, ये 5 का शुरुआत का फॉर्मेट दे रखा है, ध्यान रखना यहां से, ठीक है। शुरुआत के 3 वर्ष उसको क्या करना है, आंगनवाड़ी प्री प्राइमरी स्तर पे रखना है, और फिर अगले 2 वर्ष क्या करना है, उसको पहली और दूसरी पढ़ाना है। और फिर इसको देखो 5 को और अलग डिवाइड कर सकते हैं हम 3+2 में भी, ठीक है, ये प्रावधान इसमें दे रखा है। शिक्षा प्रणाली में सुधार की बात जहां से आती है, तो उच्चतर संस्थानों में उच्च गुणवत्तापूर्ण शिक्षण, अनुसंधान एवं सामुदायिक भागीदारी उपलब्ध करवाने के लिए उच्च साधन संपन्न एवं बहुविषयक संस्थानों में रूपांतरित किया जाएगा। देखो सुधार की बात हो रही है, इसमें ध्यान रखना, पहले सरकारी स्कूलों में प्री स्कूलिंग नहीं होती थी, प्री यानी आंगनवाड़ी, और उसके बाद में जो नर्सरी एलकेजी यूकेजी आजकल शुरू हो रखा है, नर्सरी एलकेजी यूकेजी, जो भी एलकेजी यूकेजी नर्सरी, ये सारे बच्चा 4-5 साल तक तो पहली क्लास के नीचे नीचे बैठा रहता है आजकल, इंग्लिश मीडियम में चक्कर में ये स्थिति हो रही है, ठीक है। बच्चा 6 वर्ष की आयु में पढ़ना आरंभ करता था, लेकिन अब 3 वर्ष से ही शिक्षा ECC यानी ईयरली, बहुत जल्दी चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन द्वारा प्रारंभ आंगनवाड़ी नंद घर के माध्यम से पढ़ेगा। ईयरली चाइल्डहुड की बात करें तो इसमें ईयरली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन की बात करें ECC है, तो यह कहां पढ़ाई होती है, ECCE में, ये होती है आंगनवाड़ी और नंद घर के माध्यम से। पहले जहां कक्षा 11 से 20 से चुन सकते थे, अब छात्रों को कक्षा 9 से 20 से चुनने की आजादी रहेगी। विशेष बात ये नोट करनी है, पहले 20 से यानी आप सब्जेक्ट चूज करते थे 11वीं में आने के बाद में, अब सब्जेक्ट हम अपने चॉइस के पसंद कर सकते हैं, 9वीं कक्षा के बाद ही सब्जेक्ट चेंज कर सकते हैं या बदल सकते हैं, अपनी चॉइस के रख सकते हैं। कक्षा 9 से 12 की पढ़ाई में किसी विषय के प्रति गहरी समझ और बच्चों की विश्लेषणात्मक क्षमता को बढ़ाकर जीवन में बड़े लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रेरित किया जाएगा। 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में बदलाव कर अब वर्ष में 2 बार, ये महत्वपूर्ण है, पहले 10वीं और 12वीं कक्षा में फाइनल ईयर यानी लास्ट में एक ही एग्जाम होता है, इसको बोर्ड एग्जाम कहते हैं। अब उसमें थोड़ा सा क्या कर दिया है, उन बोर्ड एग्जाम में बदलाव कर दिया, अब ये बोर्ड एग्जाम साल में 2 बार होंगे। इसको हम क्या बोलते हैं, सेमेस्टर प्रणाली बोलते हैं, और ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव फॉर्मेट में परीक्षा आयोजित की जाएंगी, यानी एबीसीडी भी देंगे और बाकी कथन वाले तो करने ही है। कक्षा 6 से व्यवसायिक शिक्षा दी जाएगी, यह महत्वपूर्ण, आपसे पूछा जाएगा किस क्लास से व्यवसायिक शिक्षा की बात नई शिक्षा नीति में की गई है, और 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा कितने सेमेस्टर में होगी, ये आपने देखा। और अभी वर्तमान में जैसे यूनिवर्सिटी में सेमेस्टर होते हैं, फर्स्ट ईयर में शुरू कर दिए गए, सेकंड ईयर फर्स्ट ईयर में शुरू कर रखे, सेमेस्टर एग्जाम होते हैं, बस यही सिस्टम है। NEP 2020 के तहत मिड डे मील के साथ नाश्ता देने की भी बात की गई है, भोजन नाश्ता करेंगे, फिर नाश्ता करके बच्चे तंदुरुस्त और अपनी एनर्जी प्राप्त करेंगे, फिर हार्ड विषय पढ़ेंगे, ये कहने का मतलब है इस शिक्षा नीति का। उच्च शिक्षा की अगर हम बात करें तो हायर एजुकेशन की बात करें तो इसमें देखो कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक और बातें की गई, उसकी बात करें।
बहुस्तरीय प्रवेश एवं निकासी। देखो विशेष तौर पे अगर हम रीट की बात करें तब तो इसमें पूछा जाएगा, हालांकि हर भर्ती एग्जाम में शिक्षा नीति के बहुत क्वेश्चन मिलेंगे, लेकिन रीट की बात करें तो इसमें आपके जो स्कूली शिक्षा है उसके क्वेश्चन बहुत अच्छे और जबरदस्त पूछे, 100% क्वेश्चन मिलेंगे, ध्यान, ठीक है। मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट यानी बहुस्तरीय प्रवेश और निकासी। वर्तमान में 3 या 4 वर्ष के डिग्री कोर्स में यदि कोई छात्र किसी कारणवश बीच में पढ़ाई छोड़ देता है तो उसे डिग्री न मिलने से पढ़ाई का कोई महत्व नहीं। सीधी सी बात है, एक बंदे ने फर्स्ट ईयर की, सेकंड ईयर की, फाइनल में उसने परीक्षा नहीं दी तो पूरी 3 साल की क्या हो गई, नाश हो गया, कोई डिग्री नहीं मिली, फेल हो गया, वो वापस करनी पड़ेगी। अब सिस्टम क्या कर दिया है कि अगर बच्चे ने फर्स्ट ईयर की है तो फर्स्ट ईयर की डिग्री मिले, फर्स्ट ईयर का डिप्लोमा, फर्स्ट ईयर में क्या मिलेगा, सर्टिफिकेट मिलेगा। अगर सेकंड ईयर की है तो उसको डिप्लोमा मिलेगा, और उसने फाइनल कर ली है तो उसको डिग्री मिलेगी, ठीक है। तो याद रखना, 1 वर्ष की पढ़ाई पर क्या मिलेगा, सर्टिफिकेट मिलेगा। 2 वर्ष की पढ़ाई पर क्या मिलेगा, डिप्लोमा। 3 वर्ष या 4 वर्ष का है तो डिग्री मिल जाएगी। 4 वर्ष में जैसे मान लो कि इंटीग्रेट, ये बीएड वगैरह साथ में इंक्लूड है, इस प्रकार से। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, इसमें विभिन्न उच्च शिक्षण संस्थानों से प्राप्त अंकों और क्रेडिट को डिजिटल रूप से सुरक्षित रखा जाएगा। अलग अलग संस्थानों में छात्र के प्रदर्शन के आधार पर प्रमाण पत्र दिया जाएगा। हर संस्थान में एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा कि इसका प्रदर्शन कैसा रहा था, और फिर इसको डिजिटल तौर पे सुरक्षित रखेगी भारत सरकार। जो छात्र हायर एजुकेशन नहीं जाना चाहते उनके लिए क्यों जरूरी इन चीजों का, ग्रेजुएशन डिग्री 3 साल की है, किंतु शोध अध्ययन करने वालों के लिए ग्रेजुएशन डिग्री 4 साल की। शोध का मतलब जैसे प्रशिक्षण, जैसे मान लो कि आप 3 साल कॉलेज करते हो तो वो डिग्री हो गई, और 3 साल के बाद में अगर आप बीएड यानी शिक्षक प्रशिक्षण ले रहे हो तो उनके लिए क्या हो गए, 4 साल हो गए, ठीक है। तो बीए प्लस बीएड हो गई, या फिर मान लो कि बीएससी बीएड हो गई, इस प्रकार से वो ये 4 साल होते हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स में 1 साल बाद पढ़ाई छोड़ने पर विकल्प रहेगा, और 5 साल का संयुक्त ग्रेजुएशन मास्टर कोर्स लाया जाएगा। यानी देखो, इसमें देखो 1 साल बाद पढ़ाई छोड़ने पर विकल्प रहेगा, 5 साल का संयुक्त ग्रेजुएशन मास्टर, यानी जैसे हम कहते हैं कि कॉलेज करे फिर डिग्री करे फिर 1 साल बाद में आप मानो कि एमए करते हो, तो इसी प्रकार से कहा कि संयुक्त 5 साल का ग्रेजुएशन मास्टर, एमए की जैसे डिग्री होती है, बीएससी की होती है, जैसे एमएससी की होती है, वैसे साथ ही ले आएंगे इसमें, ये बात इसमें कही गई है। कॉमन एडमिशन टेस्ट सीएटी, सीईटी नहीं है, ध्यान रखना, कॉमन एडमिशन टेस्ट है, ये एडमिशन एंट्री के लिए प्रवेश परीक्षा ही है। उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए कॉमन एग्जाम होगा, ये प्रवेश के लिए परीक्षा, ध्यान रखना, जिसे राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी कराएगी, एनटीए करवा रही है। जैसे इस प्रकार से संस्था के लिए ये प्रवेश एग्जाम अनिवार्य नहीं है, अनिवार्य नहीं है। जैसे वर्तमान में आपने देखा होगा कि सीयूईटी होती है ना, सीयूईटी यूनिवर्सिटी टेस्ट होता है, और ये कौन करवा रहा है, तो एनटीए करवा रहा है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी करवा रही है। अभी आपने नीट सीयूईटी पेपर लीक में नाम तो सुना ही होगा, ये वही संस्था है, एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। तो इसी प्रकार ये कॉलेजों में जो कॉमन टेस्ट होता है ना सीएटी, कॉलेजों में सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में प्रवेश के लिए परीक्षा होती है, ये करवाया जाता है इसमें, ठीक है। अंतरराष्ट्रीयकरण, भारत में सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालयों को अपने परिसर अन्य देशों में स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा, और साथ ही विश्व के चुनिंदा विश्वविद्यालय से टॉप से भारत में संचालित करने की अनुमति दी जाएगी। यानी विश्व के जो विश्वविद्यालय है ना, जो बहुत अच्छे विश्व के टॉप, वो भारत में अगर स्थापित करना चाहे ना अपने यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय की शाखा, तो हम अनुमति उनको देंगे। और भारत की जो टॉप है ना, उनको विदेशों में जाने का मौका भी हम देंगे, आप वहां जाकर भी स्थापित करो, भारतीय शिक्षा को बढ़ाओ और उनकी शिक्षा हमारे यहाँ पर बढ़े। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, यूजीसी जिसको बोलते हैं, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद और नेशनल काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन एनसीटीई को समाप्त कर रेगुलेटरी बोर्ड बनाई जाएगी। ये इसकी बात है, अनुदान आयोग की है। शिक्षकों से संबंधित सुधार, यानी टीचर्स के मामले में कौन से बदलाव और कौन से सुधार इसमें किए गए हैं। तो सबसे पहले देखो नेशनल मेटरिंग प्लान, इससे शिक्षकों का उन्नयन किया जाएगा, भाग्योदय किया जाएगा उनका। शिक्षकों को प्रभावकारी एवं पारदर्शी प्रक्रियाओं के जरिए भर्ती किया जाएगा, तथा पदोन्नति भी अब योग्यता, शैक्षणिक प्रशासन व समय समय पर कार्य प्रदर्शन का आकलन आधारित होगी, समय समय पर कार्य प्रदर्शन का आकलन पर आधारित होगी।
शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा वर्ष 2022 तक राष्ट्रीय प्रोफेशनल मानक तैयार किया जाएगा। यानी बात ये की गई कि 2022 तक ये मानक तैयार किया जाएगा। अध्यापकों को इस तरह अध्यापकों की योग्यता कैसे निर्धारित है, लेकिन अभी तक मैंने ये चीज नोटिस की कि अभी तक मानक निर्धारित हुआ नहीं है। 2022 की बात इसमें कही गई थी। ठीक है, प्रत्येक स्कूल में शिक्षक छात्रों का अनुपात, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना। प्रत्येक स्कूल में शिक्षक और छात्रों का अनुपात है वो 30:1 से कम हो, यानी 30:1 से कम हो, तथा सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित बच्चों की अधिकता वाले छात्रों के स्कूलों में यह अनुपात 25:1 से कम हो। यानी छात्र है जैसे 30, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, यानी 30 छात्रों पर एक शिक्षक हो। और क्या बात इसमें यह कि जो मान लो कि वंचित, सामाजिक आर्थिक वंचित क्षेत्र है, उन क्षेत्रों की अगर मैं बात करूं तो उन क्षेत्रों में आपको ये चीज नोट करनी है कि उसमें 25:1 के अनुपात में होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट बात है, शिक्षकों को गैर शैक्षणिक गतिविधियों, जटिल प्रशासनिक कार्य, मिड डे मील से संबंधित कार्य में शामिल न करने का सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि शिक्षकों को गैर शैक्षणिक जो गतिविधियां होती है शिक्षा के अलावा, जटिल प्रशासनिक कार्य, मान लो जो ऑफिशियल वर्क वगैरह होते हैं, मिड डे मील योजना से मास्टर है, मान लो बहुत समय पहले ये देखा था कि शिक्षक क्या करते हैं कि शिक्षक या तो जैसे मान लो कि भोजन का ऑप्शन, जैसे मिड डे मील योजना के तहत जैसे बच्चों को दूध दिया जा रहा है या पौष्टिक आहार दिया जा रहा है, तो अधिकांश शिक्षक क्या होते हैं, बिल लाने ले जाने, दूध लाने ले जाने, केतलियां देने, इसी में काम अधिक शिक्षक लगे होते हैं। उनका इनसे गैर शैक्षणिक जो कार्य है उनसे संबंधित शामिल न करने का सुझाव इसमें दिया। इनके लिए अलग स्टाफ रखना होगा, ये बात इसमें कही थी। प्रत्येक शिक्षक से अपेक्षित होगा कि वह स्वयं व्यावसायिक विकास, पेशे से संबंधित आधुनिक विचार, नवाचार और खुद में सुधार करने के लिए स्वेच्छा से प्रत्येक 50 घंटों का सतत व्यावसायिक विकास CPD कार्यक्रम का हिस्सा ले। ठीक है, इसमें यह कहा गया है कि 50 घंटों का सतत व्यावसायिक विकास, ये इसके कार्यक्रम जो होते हैं उनमें जो हर शिक्षक है वो क्या करे, हिस्सा ले। ECCE, यानी अगर हम बात करें तो शिक्षकों को प्रशिक्षित करने के लिए NCERT द्वारा, यानी नेशनल काउंसलिंग एजुकेशन रिसर्च ट्रेनिंग सेंटर की बात करें, ट्रेनिंग की बात करें, तो इसमें 6 माह जो आंगनवाड़ी कर्मचारी, तो आंगनवाड़ी कर्मचारी है 10+2 या अधिक योग्यता है, या 1 वर्ष जो कर्मचारी कम शैक्षणिक योग्य का डिप्लोमा कार्यक्रम कराया जाए, यानी इनके माध्यम से 6 महीने जो आंगनवाड़ी के लिए हो सकता है, या 10+2 से अधिक योग्यता उनके लिए हो सकता है, या 1 वर्ष के लिए शैक्षणिक योग्यता से डिग्री होती है ना, प्रशिक्षण, शिक्षा प्रशिक्षण की डिग्री, वो कराई जाए। इसमें राष्ट्रीय अध्यापक के शिक्षा परिषद द्वारा NCERT के परामर्श के आधार पर अध्यापक शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क NCF 2005 देखो ना, और टीचर्स एजुकेशन NCFTE 2021 का विकास किया जाएगा। इसमें विकास करने की बात है, अभी तक 2005 ही चल रहा है NCF, उसमें ये बात की गई। 2030 तक शिक्षण कार्य अध्यापन के लिए न्यूनतम डिग्री योग्यता 4 वर्ष से एकीकृत BEd डिग्री होना अनिवार्य किया जाएगा। अब देखो इसमें 2030 तक, अभी क्या होता है कि आप 3 साल कॉलेज करो, 3 साल कॉलेज के बाद में आप PTT एग्जाम क्वालिफाई करो या किसी अन्य राज्य में अलग जो भी योग्यता है उसके अकॉर्डिंग करो, और यहाँ से फिर जैसे 1 साल, या वर्तमान में हम बात करें तो 2 साल जो BEd की डिग्री होती है उस BEd प्रशिक्षण डिग्री का प्रावधान है। अब इसमें कहा गया है कि 2030 तक तो ठीक है ये चीज, लेकिन 30 के बाद में आप क्या करो कि इसमें 3 साल कॉलेज करो, कॉलेज के तुरंत अगले साल 4 वर्षीय, यानी कॉलेज के साथ में ही आपको BEd की डिग्री है उसका आपको क्या करना होगा, ये प्रावधान अनिवार्य किया जाएगा। संविदा शिक्षक रखने की बजाय नियमित शिक्षक भर्ती पर जोर दिया जाएगा, यानी संविदा वाले मामले को इन्होंने नकारा है कि नियमित फिक्स टीचर्स रखने की बात इसमें कही गई है। शैक्षणिक भाषा से संबंधित सुधार, भाषा से संबंधित सुधार की बात करें तो इस नीति में भारतीय भाषा में पढ़ाने के महत्व को रेखांकित किया गया। इसके तहत 3 भाषा जो फॉर्मूला है ना,
यानी कौन से? तो हिंदी, इंग्लिश और मातृभाषा, यानी हिंदी, इंग्लिश और स्थानीय भाषाओं की बात करें तो पढ़ाई कराई जाएगी। स्थानीय भाषा में बात आती है तो मातृभाषाओं में ये पढ़ाई की बात, इस पर जोर, त्रिभाषा फॉर्मूला को यहाँ अपनाने की बात की गई। एनईपी 2020 के तहत कक्षा 5 तक की पढ़ाई मातृभाषा या स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा में करवाई जाएगी, जिससे अंग्रेजी भाषा की अनिवार्यता समाप्त होगी। पांचवी अगर हम बात करें 5वीं कक्षा तक है मातृभाषा में करो, क्षेत्रीय भाषा में जो भाषा प्रचलित है उस भाषा में शिक्षा करो, इसमें अनिवार्य तौर पे अंग्रेजी शामिल होना कोई जरूरी नहीं है। स्कूली और उच्च शिक्षा में छात्रों के लिए संस्कृत और अन्य प्राचीन भारतीय भाषाओं का विकल्प उपलब्ध होगा, परंतु किसी छात्र पर भाषा के चुनाव को थोपा नहीं जाएगा। स्कूली शिक्षा, अब जैसे 5वीं के बाद में प्राथमिक शिक्षा आती है, उसकी बात करें तो उसमें और उच्च मान लो कि अन्य जो उच्च शिक्षा आती है, जैसे मान लो कि कॉलेज शिक्षा की बात करें, उसमें संस्कृत और अन्य जो भी प्राचीन भाषाएं, अपने संस्कृत तो है ही, और इसके अलावा भी मान लो कि थर्ड लैंग्वेज जैसे मलयालम, कन्नड़, गुजराती, ये जो जिनकी भाषाओं की बहुत अच्छी पकड़ होती है उनमें विकल्प उपलब्ध होगा। परंतु किसी बालक को ये नहीं क्या मजबूरीवश आप एक ही भाषा पढ़ो, थोपी नहीं जाएगी उसकी, ठीक है। ई पाठ्यक्रम क्षेत्रीय भाषाओं के विकसित किए जाएंगे, वर्चुअल लैब विकसित की जा रही है, और एक राष्ट्रीय शैक्षिक टेक्नोलॉजी फोरम NETF बनाया जा रहा है। इसके तहत बधिर छात्रों के लिए राष्ट्रीय, यानी जैसे मान लो कि कुछ छात्र है बोल नहीं पा रहे हैं, सुन नहीं पा रहे, ऐसे बालक है, विकलांग है, किसी कारणवश दिव्यांग जिसको बोलते हैं, राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर पाठ्यक्रम सामग्री विकसित की जाएगी तथा भारतीय संकेत भाषा को पूरे देश में मानकीकृत किया जाएगा। पूरे देश में सांकेतिक भाषा को मानक के तौर पे लागू किया जाएगा। 6ठी कक्षा से वोकेशनल कोर्स शुरू किए जाएंगे। इसके तहत इच्छुक छात्रों को 6ठी क्लास के बाद से ही इंटर्नशिप कराई जाएगी, ठीक है। 9वीं कक्षा से विद्यार्थी को विदेशी भाषाओं को भी सीखने का विकल्प मिलेगा। ये बहुत अच्छी बात है कि 6ठी में तो व्यवसायिक शिक्षा देंगे और 9वीं कक्षा में आप विदेशी भाषाएं भी सीख सकते हो। ये भी बहुत अच्छी बात है कि आपको इंटरनेशनल लेवल पर समागम की स्वतंत्रता रहेगी। इससे क्या होता है, व्यवसाय में बहुत अच्छी आसानी रहती है, ठीक है। अब देखो इसमें भारतीय भाषाओं के संरक्षण और विकास के लिए एक भारतीय अनुवाद और व्याख्या संस्थान तथा फारसी, पाली और प्राकृत भाषा के लिए राष्ट्रीय संस्थान स्थापित किए जाएंगे। भारत उच्च शिक्षा आयोग की अगर हम बात करें तो भारत का जो उच्च शिक्षा आयोग है, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया यानी HECI को संपूर्ण उच्च शिक्षा के सर्वोच्च निकाय के रूप में गठित किया जाएगा। इससे मेडिकल और कानूनी शिक्षा को शामिल नहीं किया जाएगा। जो लो एजुकेशन है और जो मेडिकल एजुकेशन है उसको इसमें शामिल नहीं किया जाएगा, उनके लिए अलग आयोग गठित होगा, यानी उच्च शिक्षा आयोग की बात है। 2040 तक सभी वर्तमान उच्चतर शिक्षा संस्थानों का उद्देश्य अपने आप को बहुविषयक संस्थानों के रूप में स्थापित करना होगा। बहुत अच्छी रिपोर्ट बना के अगर हम बात करें तो कस्तूरी रंगन ने ये तैयारी की है। 2030 तक प्रत्येक जिले या उसके समीप कम से कम एक बड़ा बहुविषयक उच्चतर शिक्षा संस्थान स्थापित किया जाएगा। HECI यानी जो उच्च शिक्षा आयोग है उसकी बात प्रभावी और पारदर्शितापूर्ण निष्पादन के लिए 4 संस्थानों निकायों का निर्धारण किया गया है। विनियमन हेतु राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा नियामकीय परिषद, इसमें जो 4 इसमें मुख्य रूप से संस्थान निकायों की बात की गई, उसमें देखो एक तो विनियम हेतु राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा नियामकीय परिषद, मानक निर्धारण एवं सामान्य शिक्षा परिषद, वित्त पोषण एवं उच्चतर शिक्षा अनुदान परिषद और प्रत्यायन राष्ट्रीय प्रत्यायन परिषद, ये 4 इसके तहत गठित किए। बात आती है अनुसंधान की। अनुसंधान की अगर हम बात करें तो यहां से पॉइंट नोट करना है, नई शिक्षा नीति जो है ना, नई शिक्षा नीति में एमफिल को समाप्त किया जाएगा। एमफिल डिग्री जो ली जाती है उसको समाप्त किया जाएगा। PhD के लिए 4 वर्ष से ग्रेजुएशन, फिर MA, उसके बाद एमफिल की अनिवार्यता समाप्त कर दी जाएगी। एमफिल की जो अनिवार्यता होती है PhD के लिए उसको समाप्त की जाएगी। राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन की बात करें तो नेशनल
रिसर्च फाउंडेशन की अगर बात करें तो राष्ट्र में गुणवत्तापूर्ण अनुसंधान को सही रूप से उत्प्रेरित और विकसित करने के लिए तथा सभी प्रकार के वैज्ञानिक एवं सामाजिक अनुसंधानों पर नियंत्रण रखने के लिए एनआरएफ का गठन किया जाएगा। स्कॉलरशिप पोर्टल व खुला विश्वविद्यालय योजना एससी, एसटी और ओबीसी के सामाजिक व आर्थिक रूप से पिछड़े छात्रों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर स्कॉलरशिप पोर्टल का निर्माण किया जाएगा। स्कॉलरशिप प्रदान कर स्कूल न आने वाले बच्चों को मुख्य धारा से जोड़ा जाएगा। जो पिछड़ चुके हैं यानी हाशिए पर चले गए, ऐसे बालकों को फिर से जोड़ा जाएगा। आईआईटी, आईआईएम की तरह मल्टीडिस्क्रिप्लिमेंटरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाएगी और देश के जो युवा किसी संस्था में नियमित रूप से अध्ययन नहीं कर सकते उन्हें NIOS नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग और राज्यों के ओपन स्कूलों द्वारा चलाए जा रहे ODL ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग कार्यक्रम से जोड़कर पढ़ाया जाएगा। यानी शिक्षा का स्तर, शिक्षा बढ़नी चाहिए, ये मुख्य बात इसमें की गई है। NIOS कक्षा 3, 5 और 8 के लिए ओपन लर्निंग की व्यवस्था की जाएगी। ऐसे स्थान जहां विद्यालय तक आने के लिए छात्रों को अधिक दूरी तय करनी पड़ती है, वहां जवाहर नवोदय विद्यालय के स्तर की तर्ज पर निःशुल्क छात्रावासों का निर्माण किया जाएगा। जहां जहां जवाहर विद्यालय है ना, नवोदय विद्यालय, वहां पर छात्रावास या हॉस्टल खोले जाएंगे। NEP 2020 में जेंडर इंक्लूजन फंड और वंचित इलाकों के लिए विशेष शिक्षा की स्थापना पर जोर देने की बात इसमें की गई है। परीक्षण तथा मूल्यांकन, ये महत्वपूर्ण है कि इनका मूल्यांकन कैसे होगा, परीक्षण कैसे होगा या फिर टेस्ट क्या रहेंगे। तो 10वीं और 12वीं कक्षा के लिए बोर्ड परीक्षाएं जारी रहेगी। बोर्ड और प्रवेश परीक्षाओं की मौजूदा प्रणाली में सुधार किया जाएगा। छात्र परीक्षा देने के लिए अपने विषयों में से कई विषय चुन सकते हैं। मैंने कहा बोर्ड परीक्षा जारी रहेगी लेकिन 2 सेमेस्टर में करने का प्रावधान है। छात्रों को वर्ष में 2 बार बोर्ड परीक्षा देने की अनुमति दी जाएगी, जिससे बोर्ड परीक्षाओं के उच्चतर जोखिम पहलू को समाप्त, यानी जो डर होता है ना बोर्ड का, परीक्षाओं का, वो डर इसमें समाप्त करने की बात की गई। विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा संपूर्ण देश में एक समान होगी। इसे राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी द्वारा साल में 2 बार कराया जाएगा। प्रवेश परीक्षा जो NTA करवा रही है वो भी प्रवेश परीक्षा, देखो नीट प्रवेश परीक्षा होती है एक प्रकार से, इसके अलावा जैसे CUET प्रवेश परीक्षा होती है। तो इस प्रकार की जो प्रवेश परीक्षाएं हैं वो क्या होगी, साल में 2 बार करवाई जाएगी। और जैसे नेट तो हो ही रही है 2 बार। प्रक, छात्रों के मूल्यांकन के लिए मानक निर्धारण निकाय के रूप में प्रक नामक एक नए राष्ट्रीय आकलन केंद्र नेशनल असाइनमेंट सेंटर की स्थापना की जाएगी। प्रक आपको पता है, प्रथम प्रक, द्वितीय प्रक, ये जो देते हैं उसके तर्ज की 360 डिग्री असाइनमेंट, छात्र का रिपोर्ट कार्ड 360 डिग्री असाइनमेंट के आधार पर उसके व्यवहार, अन्य पाठ्य सामग्री, क्रियाओं, मानसिक क्षमताओं को ध्यान में रखकर तैयार किया जाएगा, जिससे मूल्यांकन स्वयं छात्र, शिक्षक एवं सहपाठी द्वारा किया जाएगा। 360 डिग्री का मतलब हो गया उसके केवल पढ़ाई का ही परख नहीं होगा, उसके व्यवहार का भी परख होगा, बात करने का तरीका, किसी प्रश्नों को सोल्व करने का तरीका, शिक्षक के प्रति उसका किस प्रकार का व्यवहार है, कक्षा में अनुशासन है, खेल गतिविधियां उसमें शामिल की जाएगी। यानी उसके पूरे जीवन से संबंधित जितने जानकारी है उस सारी चीजों को उसमें शामिल करके तैयार किया जाएगा इसमें। ठीक है, एक चीज और नोट कर लेना, मैं विशेष तौर पे जो बात कर रहा था, राजस्थान की जो राज्य शिक्षा नीति है, राजस्थान की राज्य शिक्षा नीति तैयार करने तथा वर्ष 2019 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रारूप के अध्ययन के लिए राज्य सरकार ने पूर्व IAS ओंकार सिंह की अध्यक्षता में 3 सदस्य समिति का गठन किया, जिसमें पूर्व संयुक्त निदेशक ओम प्रकाश सारस्वत, पूर्व प्रधान हरिकृष्ण आर्य को सदस्य, यानी कितने सदस्यों की समिति,
3 सदस्यों की। और इस समिति ने अपनी रिपोर्ट भी दी थी। उस रिपोर्ट के अगर ये ध्यान रखना, एक तो नोट करना है कि ये समिति बनी कब थी। ये समिति बनी थी पूर्व जो मुख्यमंत्री अपने राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के अध्यक्ष जो मुख्यमंत्री थे ना, उनके समय बनी थी, अशोक गहलोत। और उस समय शिक्षा मंत्री राजस्थान के थे, ध्यान रखना है, शिक्षा मंत्री। और शिक्षा मंत्री थे गोविंद सिंह डोटासरा के समय ये समिति बनी, गोविंद डोटासरा। ये रिपोर्ट डोटासरा शिक्षा मंत्री थे उस समय सौंपी गई थी। और इसमें खास बात क्या थी, खास बात ये 19 में सौंप दी गई थी। इसके तहत खास बात एक तो देखो, शिक्षा राज्य, इन्होंने कहा गया थी राज्य शिक्षा नीति की बात की गई थी, राज्य शिक्षा नीति बनाई जाएगी। कि सो गहलोत ने बजट में भी बात की थी, इसमें ध्यान रखना है। एक महत्वपूर्ण पॉइंट यहां से ये नोट करना है, राज्य शिक्षा आयोग, राज्य शिक्षा आयोग के गठन की बात भी इस नीति में की गई थी। एक चीज नोट करना, जो एनईपी 2020 आई है ना, उसमें भी इस थोड़ा बहुत इसकी कुछ बातों का योगदान है। जैसे आयोग है, राज्य शिक्षा नीति विषय की तर्ज पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, कुछ मुद्दे इसके अकॉर्डिंग भी है, लेकिन पूर्ण रूप से नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है। लेकिन ये दो चीजें नोट करना है कि राज्य शिक्षा नीति जारी करने की बात अशोक गहलोत ने उस समय की थी, और राज्य शिक्षा आयोग राजस्थान में गठित करने की बात की थी, कि हम राजस्थान में एक राज्य शिक्षा आयोग गठित करेंगे। ये महत्वपूर्ण बात और महत्वपूर्ण जानकारी इसके संदर्भ में कही गई थी। ये अपनी शिक्षा नीति है कौन सी, तो याद रखना है, ये शिक्षा नीति है 2020, इसके 4 भाग और 27 अध्यायों के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। महत्वपूर्ण अगर हम बात करें तो एनईपी 2020, इसके बाहर कुछ भी क्वेश्चन आने के कोई चांस नहीं। आप तो आराम से जबरदस्त तरीके से पढ़ के जाना चाहिए, समझ के जाना। इसी प्रकार से आप हमारे बने रहिए, प्यारी सी मुस्कान के साथ हमारे साथ जुड़े रहिए। के लिए जय हिंद, धन्यवाद, नमस्कार साथ।